औरत को लगा कि पहलवान जरूर उसके पति को जानता होगा। अपने एक हाथ से गाल मलते हुए औरत ने पहलवान को अतिथि कक्ष में बैठने के लिए कहा और उसे जलपान कराने लगी। इतने में औरत का पति वहां पहुंच गया। एक पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर वो गुस्से से मोहन की ओर इशारा कर पत्नी से पूछने लगा कि ये शख्स कौन है। औरत ने डरते हुए कहा। उसे लगा कि वो परिचित है, इसलिए उसने उसे अंदर आने दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो शख्स और भी क्रोधित हो गया और लड़ने के लिए मोहन की ओर झपटा। शख्स को रोकने के लिए मोहन ने अपने लोहे की छड़ उसके सर पर मार दी, जिससे वो आदमी वहीं मर गया। ये सब दृश्य देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। माहौल को देखकर पहलवान वहां से भागने लगा तो उस औरत ने मोहन को रोक लिया और कहने लगी कि उसके पति के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उनकी मृत्यु के बाद अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। इसके बाद मोहन उस औरत के साथ उसी घर में रहने लगा। मोहन को भैंसों का दूध पीने के अलावा कोई काम नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तो महिला ने उससे कहा कि वो बाहर जाकर कुछ कमा कर लेकर आए या राजा के पास जाकर खेती के लिए जमीन मांग ले ताकि वो खेती कर अपना भरण पोषण कर सके। महिला की बात सुनकर पहलवान अपनी लोहे की छड़ उठाए राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचने पर सभी द्वारपाल और सैनिक मोहन की काया देखकर डर से कांपने लगे और तुरंत राजा तक सूचना पहुंचाई कि कोई पहलवान हाथ में लोहे की छड़ लिए महल की ओर बढ़ता चला रहा है। सूचना पाकर राजा ने तुरंत अपने मुंशी को बुलाया और उससे तत्काल पहलवान के पास जाकर आने का कारण पूछने को कहा। पहलवान मुंशी को खेती के लिए जमीन मांगने की अपनी विनती बताता है। मुंशी संदेश को राजा के पास पहुंचाता है। राजा पहलवान को ढेर सारी जमीन देने का आदेश देता है। मुंशी बेहद चतुर होता है। राजा के द्वारा पहलवान को दी गई अधिकांश जमीन स्वयं के लिए रखकर मोहन को कब्रिस्तान के पास की एक बंजर जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे देता है, जिसे पाकर पहलवान खुशी खुशी वापस लौट जाता है।